हेलो लर्नर्स। आज हम तृतीय क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के बारे में आप पहले ही 5वें और 6ठे चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 के 5th और 6th चैप्टर में आप प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं, उनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो तृतीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, टर्शरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। आइए हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पीपल? इस चित्र में आपको अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में पता चलता है। इन्हें आप पहचानने का प्रयास करें। ये पहला जो चित्र है वो एक पुलिसमैन का है, दूसरा पोस्टमैन है, इन सब से आप परिचित हैं पहले से ही। तीसरा आप क्या समझते हैं, ये टीचर हैं। चौथे जो हैं नर्स या डॉक्टर आप कह सकते हैं। पांचवा जो है ये फायर फाइटर है। ये सभी लोग जो हैं ये सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये सेवाओं से सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम समाज को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है टर्शरी एक्टिविटीज़ का या तृतीय क्रियाओं। ये थर्ड फेज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप करता है, आपकी केस स्टडी वो तैयार करता है और उसके आधार पे वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, दवाएं देता है। तो उस सर्विस के बदले में आपको पेमेंट करना पड़ता है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो भी आपको फ़ी पे करना पड़ता है। सो ऑल सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। फॉर एवरी सर्विस वी हैव टू पे सर्टेन amount of money to the service provider. There are some examples like health, education, law, governance, recreation, which require professional skills. The healthcare workers जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सभी प्रोफेशनल डिग्रीज, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, तभी वो सर्विस वो दे पाते हैं आपको। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले वर्कर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमें लॉयर्स हैं, लीगल कंसल्टेंट्स हैं, जुडिशियल सर्विसेज हैं। गवर्नेंस के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम, पुलिस ऑफिशियल्स, ये सभी गवर्नेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और रिक्रिएशन के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, या जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, या जो खेल कूद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये सभी रिक्रिएशन का क्षेत्र कहलाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आपको प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। These services require specific theoretical knowledge and practical training. इन सभी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कुछ विशेष रूप के नॉलेज और तकनीक की ज़रूरत होती है, तभी वो उसमें अपनी सेवाएं प्रोवाइड करा पाते हैं। मैन पावर, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर या तृतीय क्रियाओं से एक चीज़ आप इसकी इम्पोर्टेंस के लिए आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। हर अपने इनोवेशन से आप एक नया सेवा का क्षेत्र आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कुछ सालों पहले हम जैसे आजकल मैरिजेस भी होते हैं, तो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले जो ग्रुप्स हैं वो करवाते हैं। थीम बेस्ड मैरिजेस होने लगी हैं, बर्थडे पार्टी भी थीम बेस्ड होने लगी हैं। तो इसमें हम जो पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी हम मदद लेते हैं और वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले कुछ सालों पहले तक इसका प्रचलन नहीं था।
तो सर्विस सेक्टर में हर इनोवेशन के साथ लोगों की ज़रूरतें जैसे बढ़ती हैं, सेवा का एक नए क्षेत्र का विकास हो जाता है और ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में सहायक है। तो इसमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है और जितना ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर होगा उतने ज़्यादा ही सर्विस सेक्टर का विकास हो सकता है। ठीक है, तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ये निशानी होती है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जो पहले की जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उसमें मोस्टली पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, बट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन secondary activities, tertiary activities, quaternary activities, higher level of skills and services they provide. और इसमें कोई एक लिमिट नहीं है कि कितने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सेवा का क्षेत्र जो है इसका बहुत ज़्यादा विस्तार संभव है। What are tertiary activities? अगर हम डेफिनेशन हम देखेंगे टर्शरी एक्टिविटीज़ की तो हम इसको इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कॉमर्शियल आउटपुट एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज़। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कॉमर्शियल आउटपुट एंड एक्सचेंज। आउटपुट किस चीज़ का? आउटपुट है सर्विसेज का आउटपुट। इस आउटपुट को हम वेजेस या सैलरी से मेजर करते हैं। एक्सचेंज, जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, दिस आर रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। सो द टर्शरी एक्टिविटीज इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन किन चीज़ों का हो रहा है? सर्विस का। और एक्सचेंज किन चीज़ों का हो रहा है? टेंजिबल गुड्स का। सर्विसेज का भी एक्सचेंज होता है। So here you see through this diagram the tertiary activities include production and they also include exchange. So production is related to services used by the consumer where the output is measured in terms of wages and salaries. Exchange it involves three types of activities. व्यापार का क्षेत्र है, यातायात के साधन है, संचार के माध्यम है, ये सभी एक्सचेंज का काम करते हैं। ट्रेड में हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। कम्युनिकेशन जो है या संचार के माध्यम इसको सपोर्ट करते हैं, इसको सहायता प्रदान करते हैं। एंड इन तीनों ही सर्विस से वी आर एबल टू ओवरकम डिस्टेंसेस। हम दूरियों को कम कर सकते हैं। हम जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको फैक्ट्रीज से हम शॉप्स तक पहुंचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो यातायात के साधन हमें व्यापार में बहुत मदद करते हैं और इस रूप से हम देखते हैं कि डिस्टेंसेस या दूरियां छोटी हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे लोकल मार्केट में उपलब्ध हैं। चाइनीज़ गुड्स या जापानीज़ गुड्स ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में या वर्ल्ड ओवर ग्लोबल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट जो है ये ट्रेड को आसान बनाता है और इससे दूरियों को कम करने का काम करता है। हमने पहले जान चुके हैं दिस ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे आर नोन एज लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी। तो इनको हम इकोनॉमी की लाइफ लाइन भी कहते हैं क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है। जितना ही विस्तार होगा इन सर्विसेज का उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो अर्थव्यवस्था के विकास में हमें उससे मदद मिलती है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं सर्विसेज किस किस प्रकार की हो सकती है, किन रूप में हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इसमें हम रेडियो का, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स हैं, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में
हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये सभी ऑफिस स्टाफ जो हैं, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम डेंटिस्ट की सर्विसेज लेते हैं, हम डॉक्टर्स की लेते हैं, हम गार्डनर की मदद लेते हैं, हम जो वॉशरमैन है उसकी मदद लेते हैं, हम बार्बर की मदद लेते हैं। तो ये सब पर्सनल सर्विसेज हैं। ब्यूटिशियन की हम मदद ले सकते हैं। कुछ सर्विसेज रिपेयर से जुड़ी होती हैं, जैसे कि टीवी मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हैं, आईटी टेक्नीशियंस हैं, ये रिपेयर का काम भी करते हैं। टेली सर्विसेज, जो कस्टमर केयर सपोर्ट मिलता है, आपको आपके घर पे ही फ़ोन आ जाता है एंड वो इम्पोर्टेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ टेली सर्विसेज। जो टेलीफोनिकली कॉल करके जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो टेली सर्विसेज हैं। स्पेशली कस्टमर सपोर्ट, अगर आपने मान लीजिए कि कोई वॉशिंग मशीन आपने ख़रीदा है और उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, तो आप उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हैं, या उनको आप मेल भेज सकते हैं कि आके उस ख़राबी को वो दूर करें। सो दैट इज़ टेली सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, मेसन्स, राजमिस्त्री का काम करने वाले बढ़ई हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ये सभी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। टूरिज्म या लेजर एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग, जैसे होटल ग्रुप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और गोल्फ खेलने वाले लोग हैं, गोल्फ प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कुछ सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, अकाउंटेंसी, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक्स हैं, क्रेडिट यूनियन है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ट्रांसपोर्ट से होता है। तो ये बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज आप इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सर्विसेज का बहुत विस्तार संभव है। आइए अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कंपेयर करते हैं। और पिछले के 2 चैप्टर्स में आपने 5th चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा है, 6th चैप्टर में आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या आप द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और 7th चैप्टर जो है ये तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। सो नाउ लेट अस कंपेयर दीज 4 डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाएं जो हैं, दे आर डायरेक्टली दे आर प्रोड्यूसिंग टैंजिबल गुड्स। टैंजिबल गुड्स से हमारा तात्पर्य है उन चीज़ों का जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ये हमारे सेंसरी पावर से जुड़ा हुआ, हम इसे सेंस कर सकते हैं। वी कैन सी, टच एंड फील दीज थिंग्स। सो सच things are called tangible goods. For example, the farmer, he produces crops in his field. So the crops that is produced, or the vegetables that he produces, we can touch those things, we can see those things, and we can feel them. In secondary activities, the raw materials are used to produce value added products. So for example, if you take the case of iron and steel industry. तो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम आयरन ओर को प्यूरिफाई करते हैं स्टील के आउटपुट के लिए। तो स्टील जो प्रोड्यूस होता है हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, या उससे हम कुछ और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे हम देख सकते हैं। तो वो भी टैंजिबल गुड है। लेकिन टर्शरी एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं और सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी सर्विसेज जो हैं महसूस नहीं किए जा सकते, उन्हें हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। तो ये इसलिए इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल का अर्थ है
हम उन्हें देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपके नॉलेज को एनहांस करता है। नॉलेज इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन सी और फील और टच, ओके? सो इट enhances your mental capacity, but you can't touch it. So that is intangible. That is the meaning of this intangible goods. So in tertiary sector, the goods that are produced, they are intangible. In quaternary sector also we produce intangible goods, because quaternary sector is related to information and research based activities. So there all again we are producing intangible goods. If you are making a software, if you are devising a policy, so such things cannot be felt. This cannot be seen or touched. So that is intangible. Now primary activities relies on direct use of natural resource. ये प्राकृतिक संपदा का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फिशिंग में हम नेचुरल वाटर्स और को इस्तेमाल करते हैं, उससे हम मछलियाँ पकड़ते हैं। फार्मिंग में हम खेतों का, लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है, बीज जो एक नेचुरल रिसोर्स है, कृत्रिम रूप से नहीं बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हैं और हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। माइनिंग में जो मिनरल्स हैं, दे आर नेचुरली अवेलेबल in the nature, in the mines, they already exist, so we extract those things. So it uses directly uses the natural resource. प्राकृतिक संपदाओं के इस्तेमाल से हम जो चीज़ प्रोडक्शन करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीय क्रियाओं में हम प्रोडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम मदद लेते हैं। जैसे हम मशीन्स के द्वारा रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और हमें उसका एक एंड प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें प्रोडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, मशीन्स का इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है और तभी हम आउटपुट ले पाते हैं। टर्शरी सेक्टर में हम मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम यहाँ पे नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस, जो मैन पावर है वो कितना नॉलेजेबल है, कितना स्किलफुल है और अपने एक्सपीरियंस से वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, ये टर्शरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये तृतीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। Quaternary activities, they are related with collection, processing and storage of information. Information को हम collect करेंगे, उन्हें हम process करेंगे और उससे हम कुछ solution, उससे हम कुछ output, उससे हम कुछ analysis निकालेंगे और उससे हम store करेंगे। तो ये quaternary services हैं, जैसे हमारे IT professionals हैं, journalist हैं और research development में जो लोग लगे हुए हैं, ये सभी क्वाटरनरी क्षेत्र में या चतुर्थक क्रियाओं से जुड़े हुए लोग हैं। लोकेशन के आधार पे अगर हम देखें तो जो प्राथमिक सेवाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, दे आर लोकेटेड नियर द साइट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्स नहीं होंगे तो हम प्राथमिक क्रियाओं को डेवलप नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्स पे। इसलिए जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन्हीं के आसपास इनका विकास होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो हैं ये भी इनडायरेक्टली, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। जैसे अगर हम शुगर केन या शुगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल है शुगर केन। गन्ना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? किसान अपने खेतों में गन्ना उगाएगा और उस गन्ने को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे फैक्ट्रीज तक, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। वहाँ पे मशीन्स होती हैं जिससे गन्ने का जूस निकाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको हम शुगर, जैगरी, गुड़ वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी जहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के आसपास ही इंडस्ट्रीज़ को लगाना पड़ता है, और इसलिए ये भी दे आर ऑल्सो लोकेटेड क्लोज टू द साइट ऑफ नेचुरल रिसोर्स।
या तो नेचुरल रिसोर्स के आसपास, जो रॉ मटेरियल जहाँ से मिल रहा है उसके आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे, या फिर ये मार्केट के करीब होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल बेस्ड नहीं होते हैं, आप पढ़ चुके हैं, इनको हम फूटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। तो फूटलूज इंडस्ट्री ज़्यादातर मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, वो बाज़ार के आसपास लगाए जाते हैं जिससे कि उनका तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सके। टर्शरी एक्टिविटीज़ भी या तो मार्केट के करीब होते हैं, या जहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है, उन जगहों पे टर्शरी एक्टिविटीज़ को हम पाते हैं। और क्वाटरनरी क्षेत्र जो चतुर्थक क्रियाएं हैं, दे कैन बी लोकेटेड एनीवेयर क्लोज टू स्किल्ड लेबर फोर्स। इसके लिए क्योंकि हमें स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। अगर रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वॉल्व लोगों की बात करें, या जर्नलिस्ट की बात करें, या आईटी टेक्नीशियंस की बात करें, तो ये स्किल्ड लोग उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हों, जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को या इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन क्षेत्रों के आसपास हम क्वाटरनरी सेक्टर का विकास ज़्यादा पाते हैं, जैसे हैदराबाद है, और ये नोएडा है, और मुंबई क्षेत्र है, बेंगलोर है। दीज आर हब ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज बिकॉज near about these urban centers we have professional institutes which produce a lot of skilled technicians who can be involved in such activities. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, हमने आपको इस एक्सप्लेनेशन में ही एग्जाम्पल्स हमने बता दिया है। टर्शरी एक्टिविटीज़ को हम 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं: ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। सो दे आर ऑफ 4 टाइप्स: ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम ट्रेड एंड कॉमर्स पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। जहाँ पे जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होता है उसे हम ट्रेडिंग सेंटर कहते हैं। ट्रेडिंग सेंटर जो है 2 प्रकार के होते हैं: रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं और कुछ जो है शहरी क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेसिफिक टाइप की ट्रेडिंग होती है, जैसे मंडीज़ हैं, पीरियोडिक मार्केट्स हैं। तो ये रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में पाए जाते हैं, या क्वाजी अर्बन सेंटर्स होते हैं। क्वाजी अर्बन का मतलब है सब अर्बन सेंटर्स, जो शहर के बाहरी क्षेत्रों में जो लोकेटेड उद्योग धंधे हैं या जो सेंटर्स हैं उन्हें हम क्वाजी अर्बन सेंटर्स कहते हैं। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में मंडीज़ हमें दिखती हैं, सब्जी मंडी जहाँ, या अनाज की मंडियाँ होती हैं जहाँ से बल्क में हम सब्ज़ी या अनाज खरीद सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ज़्यादा पीरियोडिक मार्केट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दुकानें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, वो सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगाई जाती हैं। तो इन्हें हम पीरियोडिक मार्केट कहते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज्ड वंस और 2 times a week. These periodic market they provide different types of goods. Basically जो rudimentary goods हैं, जो basic type of goods हैं, मौलिक जो वस्तुएं हैं, वो हमें periodic market या rural marketing centers पे मिलते हैं। बहुत specialized goods या specific services हमें रूरल मार्केटिंग सेंटर्स पे उपलब्ध नहीं होता है। अगर हमें स्पेशलाइज्ड सर्विसेज चाहिए तो हमें अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स पे जाना पड़ता है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर में स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे आपको मैकेनिक की भी दुकान मिल जाएगी, कंप्यूटर टेक्नीशियन की भी दुकान मिल जाएगी, ब्यूटिशियन की भी दुकान मिल जाएगी, लॉ कंसल्टेंट्स भी आपको उपलब्ध होंगे।
तो ऐसे जो स्पेशलाइज सर्विसेज हैं ये अर्बन एरियाज़ में, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल्स की सेवाएं जो है वो उपलब्ध होती है। यहाँ पे लेबर मार्केट भी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड प्रोफेशनल्स की भी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज उपलब्ध होती हैं। यहाँ कंपैरिजन देख सकते हैं, RMC यानी रूरल मार्केटिंग सेंटर, UMC यानी अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर दे प्रोवाइड फैसिलिटी टू नियर बाई सेटलमेंट, जो विलेज एरियाज हैं, जो आसपास के गांव हैं, उनके क्षेत्र को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। उनके क्षेत्र को ये डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं। Urban marketing centers they provide facility of wide ranging services to large areas। ये बहुत हम जैसे पिछले स्लाइड में भी बात कर चुके हैं कि इनमें तरह तरह की सर्विसेज बड़े क्षेत्र को ये प्रोवाइड करती हैं। इसलिए कई बार जब स्पेसिफिक सर्विसेज की बात होती है तो गांव से भी लोग अर्बन सेंटर्स पे जाते हैं इन सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए। रूरल सेंटर्स आर मोस्टली ऑफ रूडिमेंट्री टाइप। ने बताया कि ये सिर्फ मौलिक या जो बेसिक नीड है लोगों की, बेसिक ज़रूरतों को ही ये पूरा कर पाती है, स्पेसिफिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं। अर्बन सेंटर्स ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, अगर आपको जैसे कि अगर आपको सर्दी जुकाम इस तरह की छोटी मोटी बीमारी है तो आप रूरल हेल्थ सेंटर्स पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई बीमारी है, आपको कुछ ऑपरेशन वगैरह कराना है या ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो इस तरह की सर्विसेज के लिए आपको अर्बन हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ता है। तो जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज उपलब्ध होते हैं। रूरल एरियाज़ में छोटी मोटी सर्विसेज, जो बेसिक मौलिक सर्विसेज हैं, वही उपलब्ध होते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर अनडेवलप्ड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं वो कम डेवलप्ड होती हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर हाईली डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में पर्सनल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ज़्यादा उन्नत रूप से विकसित होता है। पर्सनल सर्विसेज में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बार्बर है, गार्डनर है, वॉशरमैन है, लॉन्ड्रर है, डॉक्टर है, ये सभी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लॉ कंसल्टेंट्स हैं या IT टेक्नीशियंस हैं, ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स दे एक्ट एज लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स। यहाँ से जो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनका कलेक्शन हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स दे प्रोवाइड सर्विसेज बियॉन्ड सिटीज़ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो ये कई बड़े क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स दे इवन एक्वायर गुड्स all from different parts of the country and also at international levels, and they also provide services, they cater to the services of a wide area। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध होता है। ट्रेडिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ये दो तरह के ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं। होलसेल ट्रेड रूरल एरिया में भी हो सकता है और अर्बन एरिया में भी हो सकता है। रिटेल ट्रेड भी अर्बन एरिया में भी हो सकता है और रूरल एरिया में भी हो सकता है। तो होलसेल ट्रेड में जो अर्बन एरियाज़ में होलसेल ट्रेड जो पाए जाते हैं उनमें अर्बन सप्लाई हाउसेस हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, जहाँ पे हम बल्क में गुड्स ऑब्टेन करते हैं। होलसेल ट्रेड का अर्थ है बल्क में हम थोक व्यापार करते हैं, इसको हम थोक व्यापार कह सकते हैं हिंदी में। तो इसमें हमें फुटकर गुड्स नहीं मिलते हैं और हमें एक साथ
कई चीज़ों का, ज़्यादा चीज़ों को हमें परचेज़ करना पड़ता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक किसी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करनी है और उनको मान लीजिए ड्रेस लेना है, तो आप अगर होलसेल मार्केट में जाएंगे तो आपको सेम टाइप ऑफ, अगर आप सॉक्स ले रहे हैं या ड्रेसेस ले रहे हैं तो आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा। आपको या तो एक डज़न लेना पड़ेगा या मतलब बल्क में लेना पड़ेगा। तो अगर आपको सिंगल पीस चाहिए, अपने उसके अकॉर्डिंग चाहिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको उसके लिए रिटेल ट्रेड, फुटकर वस्तुओं के जो व्यापार केंद्र हैं वहाँ जाना पड़ेगा। और अगर आपको बल्क में चाहिए तो आप होलसेल ट्रेड, जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं वहाँ जा सकते हैं। होलसेल ट्रेड जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा चीप पड़ता है। होलसेल मार्केट्स दे आर चीपर दैन द रिटेल मार्केट। यहाँ हम अगर आप सप्लाई चेन की बात करें तो जैसे कोई भी गुड मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज़ में बिचौलियों के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये होलसेलर्स के पास जाता है, थोक व्यापारियों के पास जाता है, फिर थोक व्यापारियों से ये रिटेल मार्केट में जाता है, रिटेल शॉप्स में जाता है, और कंज्यूमर्स जो हैं हम रिटेल शॉप से हम वस्तुएं लेते हैं। अब ये होलसेल शॉप जो हैं जो थोक में वस्तुएं बेचती हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप कपड़ों के होलसेल मार्केट में जा रहे हैं तो आपको दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे कपड़े ही मिलेंगे आपको। लेकिन रिटेल ट्रेड जो है इसमें आप जैसे ग्रॉसरी, रिटेल ग्रॉसरी स्टोर्स में जाते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस आपको अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे आप ग्रॉसरीज के साथ साथ आप और भी पैकेज प्रोडक्ट्स, आप फूड आइटम्स, आप ऑयल और ज़रूरत के हिसाब से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स and a lot of other things are available in the retail market. So retail market, it is again of, it can be of urban and rural areas. In the urban areas we have the chain stores, we have public distribution system or the PDS, the shopping centers, and through mail orders we can give orders electronically, टेलीफोन पे या हम इंटरनेट सर्विसेज पे हम ऑर्डर करके हम गुड्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं, तो वो मेल ऑर्डर है। रूरल एरियाज़ में भी छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं और ये स्ट्रीट पेडलिंग होती है, जो लोग जो है हॉकर्स होते हैं जो घर घर घूम के अपनी वस्तुएं बेचते हैं, उन्हें हम स्ट्रीट पेडलिंग कर सकते हैं। या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या पीरियोडिक मार्केट्स है जो हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाए जाते हैं। अब ये जो पीरियोडिक मार्केट्स हैं, आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक विलेज में 1 या 2 दिन ही मार्केट लगता है तो उसके बाद बाकी के 4 दिन या 5 दिन क्या व्यापारी उनके पास कार्य नहीं होता? ऐसा नहीं है। वो आज मान लीजिए कि इस विलेज 1 में उन्होंने मार्केट लगाया है तो कल विलेज 2 में लगाएंगे। 7 दिन जो है उनके पास, 7 दिन उनके पास काम होता है, बट वो अलग अलग विलेज में जाके वो पीरियोडिक मार्केट्स लगाते हैं। किसी विलेज में मान लीजिए वो वेडनेसडे और फ्राइडे को लगा रहे हैं, तो दूसरे विलेज में वो मंडे थर्सडे को लगाएंगे, तीसरे विलेज में फिर वो कोई और दिन लगाएंगे। तो उनके पास काम होता है हर हफ्ते में हर दिन, लेकिन एक विलेज में वे बस 1 या 2 दिन ही अपने शॉप्स लगाते हैं। तो ये हो गए रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। ये आप यहाँ पे रिटेल मंडीज़ की आप यहाँ पे फ़ोटो दे सकते हैं, कैसे रिटेल या होलसेल मंडीज़ हैं और रूरल एरियाज़ की व्यापारिक केंद्र हैं, ग्रामीण व्यापारिक केंद्र हैं, इनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ आप कंपैरिजन किया हुआ है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का। Wholesale trade is concerned with bulk selling of goods. Retail trade is concerned with the sale of goods in small quantities as per demand. Wholesalers act as intermediaries between retail stores and manufacturers. Retail trading directly supplies goods to consumers. Wholesalers also give credit to retail stores. It does not run on credit.
अब कुछ स्पेसिफिक अर्बन स्टोर्स की हम बात करेंगे। अर्बन एरियाज में हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स भी पाते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का क्या मतलब है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इट इज़ फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, मतलब हम जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो किसी भी चीज़ वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। तो जो लोग कंज्यूमर्स हैं, सारे कंज्यूमर्स मिलके उन्हें अपने कॉमन इंटरेस्ट में वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि होलसेलर के पास से आप जाते हैं, होलसेलर जो कपड़े का होलसेलर है उसके पास अगर कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको पूरा थान लेना पड़ेगा, और एक थान में मान लीजिए कि 50 मीटर कपड़ा है, आपको 50 मीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो थान ही देगा, वो आपको काट के कपड़ा नहीं देगा। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग वो पूरी लिस्ट बनाते हैं। इनके मेंबर्स 20-25 मेंबर हो सकते हैं, 15 से, उससे मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। दे शेयर देयर लाइक सभी मेंबर्स जो हैं एक इनिशियल मनी दे कलेक्ट एंड दे क्रिएट अ पूल ऑफ रिसोर्सेज, एंड वो सबसे ऑर्डर ले लेते हैं उनकी क्या डिमांड है, और वो लिस्ट बना के देन some of the people go to the market, they directly buy it from the wholesaler, they may go to the grocery wholesalers, they may go to, if they have the need of say the sweets, they can employ a cook, or who can make the same kind of bulk sweets can be made, which will be like uh, जैसे दिवाली है, होली, इन सब समय में मिठाइयाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप मार्केट से मिठाई लेने जाते हैं, थोड़ी महंगी मिलती है, फिर आपको पता नहीं कि वो कितना, उसमें प्योरिटी कितना है। तो इस प्रकार से जब हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव हम अगर बना लेते हैं, कंज्यूमर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स्ड होते हैं, and there are different members, they they distribute the work is distributed among different members, and they generally obtain goods at lower price than the open market। आप रिटेल शॉप से जो सामान आप खरीदेंगे उससे कम दाम पे और अच्छी वस्तुएं आपको कोऑपरेटिव के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट होलसेलर से डील करेंगे और आप रिटेलर से डील नहीं करेंगे। तो इस प्रकार कंज्यूमर कोऑपरेटिव बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर हम बात करें, आप कई सारे स्टोर्स, आप जैसे बिग बाज़ार में गए होंगे, आजकल अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एक ही स्टोर में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे अलग अलग वस्तुएं रखी रहती हैं। मान लीजिए एक कॉर्नर, आप बिग बाज़ार में अगर गए हैं तो एक पूरा फ्लोर मान लीजिए कपड़ों का है, तो वहाँ सिर्फ कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े, और एक सेक्शन लेडीज़ का हो सकता है, एक सेक्शन किड्स का हो सकता है, एक सेक्शन मेल्स का हो सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ गारमेंट्स मिलते हैं। कुछ और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरे सेक्शन में ग्रॉसरीज मिल सकती हैं, या फूड आइटम्स मिल सकते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स हो सकते हैं, वो हो गया। फिर कुछ और सेक्शंस होते हैं जहाँ पे घर के यूज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या यूटेंसिल्स मिल सकते हैं, या होम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स के अंदर में होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट हेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट के सारे परचेज़ कितना हो रहा है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी पूरी लिस्ट बना के उसे वो शॉप करके ला के वो स्टोर में उस चीज़ों को अरेंज करे, उसकी सेल की अकाउंटिंग करे, और किन चीज़ों की ज़रूरत है उसे जाके रिप्लेस करे। तो ये सारा काम बटा होता है अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स के पास। तो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें कई डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई गारमेंट का डिपार्टमेंटल हेड है,
तो उसे डेली कितनी सेल हुई गारमेंट की उसका रिकॉर्ड रखना होता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, उस चीज़ को वहाँ पे रिप्लेस करेगा, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टोर ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसी प्रकार तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होती है। अब चेन स्टोर्स की बात करते हैं। चेन स्टोर्स अब बहुत सारे हैं अर्बन एरियाज़ में आजकल, तो आप मैकडोनल्ड्स है, फूड चेन है, पिज़्ज़ा हट है, इसके अलावा बाटा है जो इंडियन लेदर गुड्स, शूज़ एक्सेट्रा, फिर मेट्रो है, तो ये सभी चेन स्टोर्स है। अब चेन स्टोर्स क्या है? एक पर्टिकुलर ब्रांड जो अपनी कई सारी आउटलेट्स खोल लेते हैं। अब इनके में जो है ये जो ब्रांडेड गुड्स होती है इनका जो क्वालिटी मेंटेन होता है, और ये मैन्युफैक्चरर से सीधे डील करके और अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं गुड्स को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और इसलिए वो इकोनॉमिकल भी होते हैं, वो सस्ते होते हैं, एंड दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन मेनी एग्जीक्यूटिव टास्क। वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वो एम्प्लॉय करते हैं, और क्योंकि इनके पास कई सारे आउटलेट्स हैं, वो एक जगह एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरी जगह उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसकी दूसरी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, उस रिज़ल्ट को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो चेन स्टोर्स हैं ये भी आपको चीप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, और दूसरा इनकी क्वालिटी जो है ये बेहतर होती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन हमेशा करते रहते हैं। So this is all in this chapter. We have till now learnt about what are tertiary activities and various types of tertiary activities, and in more detail we have learned about trade, the rural marketing centers, urban marketing centers, wholesale and retail trade. Thank you. In the next session we will be continuing with the other three types of tertiary activities, that is communication, services and transport. Thank you.